Hello everyone, I am Sailesh and welcome to the Milestone channel. Today we are going to study the 6th lesson of class 9th CBSE High book. The chapter name is My Childhood, and this is one of the most interesting chapter in the whole book. This is the autobiography written by Dr. APJ Abdul Kalam himself, and this is about his childhood days. Abdul Kalam had been one of the most extraordinary personality in the Indian history, in the Indian science. Not only in Indian science he has dominated, but he has given a lot of things to the world of science, and he has been our 11th president in 2002 also. So let us start the chapter. Can you think of any scientists who have also been statesmen? क्या आप किसी एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बात जान सकते हैं, बता सकते हैं, सोच सकते हैं जो कि एक स्टेट्समैन भी रहे हैं, यानी एक पॉलिटिशियन भी रहे हैं, एक अच्छे नेता भी रहे हैं? APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम, जिनके प्रोजेक्ट्स स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, जिसने कि भारत को 21वीं सदी के अंदर गाइड करने का काम किया, नेतृत्व करने का काम किया, इसको आगे बढ़ाने का काम किया, वो हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में भी उन्होंने शपथ लिया, राष्ट्रपति का भी उन्होंने दायित्व निभाया 2002 ईस्वी से। उनके ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। तो ये उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, उसमें वो अपने बचपन के दिनों के बारे में बात करते हैं कि उनके बचपन का दिन कैसा चल रहा था। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। कहता है कि अभी का जो चेन्नई है वो पहले, अर्स्टवाइल का मतलब फॉर्मर, पहले वो मद्रास कहा जाता था। मद्रास में ही रामेश्वरम शहर के एक आइलैंड में, रामेश्वरम शहर के एक आइलैंड में, आइलैंड आप समझ ही रहे हैं, आइलैंड का मतलब द्वीप वाला क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर एक तमिल फैमिली में, वो भी मिडिल क्लास तमिल फैमिली में इनका जन्म हुआ था, मिडिल क्लास तमिल फैमिली में। माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन के पास ना तो अधिक फॉर्मल एजुकेशन थी, यानी जो हम लोग आप लोग पढ़ते हैं फॉर्मल एजुकेशन, ये भी नहीं था, और ना ही अधिक धन था। डिस्पाइट दीज, इन सब के बावजूद, इन सब डिसएडवांटेजेस के बावजूद, he possessed a great innate wisdom and a true generosity of spirit. उनके भीतर एक अलग प्रकार की बुद्धि थी, अपने जीवन को जीने के लिए जो जन्मजात बुद्धि होती है, और एक प्रकार की उदारता थी उनके भीतर, एक प्रकार का स्पिरिट था, मतलब एक प्रकार की आत्मा की शुद्धि आप जिसे कह सकते हैं। तो उनके पास ज़्यादा धन और ज़्यादा शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन उनके पास एक प्रकार की दानाई थी, एक प्रकार का उनमें बुद्धि था, एक प्रकार की उनमें आत्मा की शुचिता, शुद्धता थी उनमें। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा। उनके पास मेरी माँ के रूप में एक अच्छी खासी मददगार, एक आदर्श मददगार मेरी माँ आशी अम्मा भी थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे। मुझे याद नहीं है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, जो निश्चित संख्या जो लोगों की थी जिसे वो हर रोज़ खाना खिलाती थी मेरी माँ। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं निश्चित हूँ इस बात को लेकर के, श्योर हूँ इस बात को लेकर के, कि दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस, कि हमारे घर के जितने मेंबर्स थे, हमारे अपने घर के, हम लोग जो साथ खाते थे, उससे ज़्यादा लोग, घर के बाहर के लोग प्रतिदिन हमारे घर में आकर के खाना खाया करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, मैं उन बहुत सारे बच्चों में से एक था। ए शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, एक छोटा सा लड़का जो बेहद सामान्य कदकाठी था, बिल्कुल भी सामान्य, कोई भी उसमें खास लुक, ऐसी कोई बात वहाँ नहीं थी। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मेरा जन्म हुआ था लंबे और सुंदर माता पिता से, मैं भी जन्म लिया था, लेकिन मेरा लुक बहुत ही सामान्य था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम एक एंसेस्ट्रल हाउस में रहते थे, अपने पूर्वजों का दिया हुआ जो मकान था, हमारे पूर्वजों का बना हुआ मकान, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, और जो कि 19वीं शताब्दी के शायद बीच में बना होगा। इट वॉज फेयरली ए लार्ज पक्का हाउस, ये एक बहुत ही सुंदर सा पक्का घर था, पक्का का बना हुआ घर था। मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स,
लाइमस्टोन का मतलब होता है कि कहें कि सुर्खी चूना। पुराने ज़माने में ना एक ईंटें और सुर्खी चूने का बना होता था मकान, तो उसी का बना हुआ यह भी मकान था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम के मस्जिद वाली गली में मेरा पक्का वाला मकान बना हुआ था, उसी में हम लोग रहते थे। My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a secure childhood, both materially and emotionally. देखिए, कहता है ऑस्टियर का मतलब सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर। मतलब मेरे सिंपल, सख्त और स्ट्रिक्ट फादर जो थे, मेरे सख्त पिताजी थे, बहुत ही सिंपल तरीके से जीते थे। वो हर तरह की इन एसेंशियल कंफर्ट्स, यानी कि जो अनावश्यक आराम या फिर विलासिता की वस्तुएं थी, उससे वो दूर रहा करते थे, उसको वो एवॉइड किया करते थे, उसको नेग्लेक्ट किया करते थे। हालांकि फिर भी जो ज़रूरत की वस्तुएं थी वो हम सबको मिला करती थी, वो हम सबको दी जाती थी, जैसे कि दवाई, क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें, खाना वगैरह, ये सब सबको मिलती थी। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो बहुत ही सिक्योर चाइल्डहुड था, बड़ा ही सुरक्षित बचपन था, मैटेरियली भी और इमोशनली भी। यानी कि फिजिकल हैप्पीनेस के मामले में भी मुझे बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं की आदत नहीं थी, और इमोशनली का मतलब मेरे माता पिता भी बहुत ही बुद्धिमान थे, वो अच्छे उनके सोच विचार थे, इसका लेकर के मुझ पर भी बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा, यहाँ ये कहने का सेंस है। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। दूसरा आलमगीर जंग यानी दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो गया 1939 ईस्वी में, 1939 में। ठीक है। व्हेन आई वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब अब्दुल कलाम कितने वर्ष के थे? ओनली 8 ईयर्स के थे। ठीक है। तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टेमरिन सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन अ मॉस्क्यू स्ट्रीट। कहता है कि कुछ कारणों के कारण, पता नहीं, मैं इसे कभी समझ नहीं पाया कि अचानक से टेमरिन सीड्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। टेमरिन सीड्स, इमली के बीज की। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट। मैं उन सीड्स को कलेक्ट किया करता था और उनको मॉस्क्यू स्ट्रीट के प्रोविजन शॉप में, मतलब एक दुकान में जाकर के उसको बेचा करता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, और एक दिन के कलेक्शन के बाद मुझे लगभग 1 आना का अच्छा खासा पैसा हो जाता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines of Dinamani. Dinamani एक अखबार है। चलिए, कहता है कि मेरा जो भाई था, मेरा जो ब्रदर इन लॉ था, ब्रदर इन लॉ, इनका जो ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन था, वो इनको वर्ल्ड वॉर के बारे में स्टोरीज बताया करता था, और इसको अब्दुल कलाम बाद में जाकर के वहाँ के अखबार में ट्रेस किया करते थे, पकड़ने का कोशिश किया करते थे कि भाई ये हेडलाइंस में है या नहीं, जो उसने बताया वो सही थी, ये गलत थी, जो भी चीज़ें थी उनको वो वहाँ पर हेडलाइंस में देखने की कोशिश किया करते थे। कहाँ पर हेडलाइंस? तो दिनामणि नामक एक अखबार में। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो एरिया था वो बिल्कुल आइसोलेटेड था, चूँकि ये एक आइलैंड टाइप का एरिया था, तो यहाँ पर उतने युद्ध का कोई उतना ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। और अचानक से जल्दी ही इंडिया को बहुत ही फोर्सफुली एलाइड फोर्सेस के साथ, एलाइड फोर्सेस उस समय था कि आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए, रसिया, ये सब वर्ल्ड वॉर के दौरान एक साथ युद्ध कर रहे थे, तो उसमें इंडिया को भी मजबूरन शामिल होना पड़ा, और इसका असर वहाँ पर इन लोगों को देखने को मिला कि अचानक से एक इमरजेंसी कैसे हालात वहाँ पर पैदा हो गए, इमरजेंसी लगा दी गई सब जगह पे। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। सबसे पहली जो वहाँ पर घटना हुई वो युद्ध में इंडिया के शामिल होने के बाद, कि जो रामेश्वरम स्टेशन के हॉल्ट पर जो ट्रेन का रुकना था, रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन का रुकना था वो कैंसिल कर दिया गया, वो सस्पेंड कर दिया गया, यानी उसको बंद कर दिया गया। The newspapers now had to be bundled and thrown out of the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanuskodi. अब यहाँ क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर्स होते थे उनको बंडल्ड करके, उनको एक गट्ठर में बांध करके उनको थ्रोन आउट, चलती ट्रेन से, मूविंग ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता था रामेश्वरम रोड पर। ये रामेश्वरम रोड कहाँ था? यह रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में पड़ता था। दैट फोर्स्ड माई कज़न शमसुद्दीन, मेरे जो कज़न थे शमसुद्दीन, उनके पास वहाँ अखबारों का ठेका हुआ करता था, जो रामेश्वरम में वहाँ अखबार बांटा करते थे। उन्हें क्या करना पड़ा? टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स एंड एज इफ नेचुरली आई फील्ड स्लॉट।
तो कहता है कि मेरे जो कज़िन थे शमसुद्दीन, वो वहाँ पर अखबारों का ठेका लिया करते थे, वही अखबार वहाँ पर बांटा करते थे। तो मजबूरन उन्हें एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत पड़ी, जो चलती ट्रेन से फेंका हुआ अखबार का गट्ठर सड़क पर से उठाकर वहाँ जमा कर सके। तो मजबूरन उन्हें एक मददगार रखना पड़ा, और ये मौका मुझे मिला और मैंने इस जगह को भर दिया। मतलब मुझे ये काम, पहला बार ये काम मुझे मिला। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी, शमसुद्दीन ने मेरी मदद की। अर्न माई फर्स्ट वेजेस, मुझे मेरी पहली कमाई को पाने में मुझे मेरी मदद की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, लगभग हाफ अ सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब 100 साल, उसका आधा 50 साल, लगभग 50 वर्षों के बाद भी आई कैन स्टिल फील द सर्ग ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई फर्स्ट ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है कि मैं आज भी अपनी पहली कमाई का जो प्राइड था, उसको मैं अभी भी फील कर पाता हूँ। तो पहली कमाई निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके खुशबू को, इसके याद को, पहली कमाई अब्दुल कलाम को कितनी हैप्पीनेस दे रही थी, इस चीज़ को वो आज भी मिस कर रहे थे। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by the figures of authority। कहता है हर बच्चा जो जन्म लेता है वो किसी न किसी व्यवहारिकता के साथ वो पैदा होता है, वो अपनाता है, चाहे वो समाज से अपनाए, आर्थिक रूप से, सामाजिक या आर्थिक हालातों से हर बच्चा गुजरता ही है। और एक वो एक भावनात्मक इन्वायरमेंट में भी जीता है, इमोशनल इन्वायरमेंट में वो जीता है, और उसको कुछ निश्चित तरीकों से, कुछ फिगर्स ऑफ अथॉरिटी के द्वारा, यानी माता पिता, आसपास के लोग, पारिवारिक लोग, सामाजिक लोग, उसके टीचर्स, इन सारे लोगों के द्वारा उसको एक बच्चे के अंदर एक व्यवहारिकता डाला जाता है, उसके अंदर एक सोच, उसके अंदर एक एक्टिविटी डाली जाती है। वो चीज़ें मैंने भी अपनाई, खास करके आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने अपने पिताजी से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, और अपनी माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। और मैंने अपनी माता जी से गहरी दयालुता, बहुत ही अधिक दयालुता का भाव होना मैंने सीखा, और गुडनेस में यानी अच्छाई में विश्वास करना मैंने अपनी माँ से सीखा। पिताजी से इन्होंने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा, और माँ से इन्होंने अच्छाई में विश्वास करना और काइंडनेस रखना सीखा, और ऐसा ही इनके जैसे इनके 3 और भाई बहनों ने भी सीखा। कहता है आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में इनके 3 बहुत ही क्लोज मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दिस बॉयज वेयर फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये सारे लड़के ऑर्थोडॉक्स यानी कट्टर, बहुत ही कट्टर, ऑर्थोडॉक्स का मतलब कट्टर होता है, ऑर्थोडॉक्स, तो ये कट्टर हिंदू फैमिली, ब्राह्मण फैमिली से, ब्राह्मण परिवार से आया करते थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। तो बच्चों के रूप में जब हम लोगों का बचपन था, तो एक छोटे से बच्चे के रूप में हम में से किसी ने भी कोई भी अंतर कभी आपस में महसूस नहीं किया था, चाहे वो धार्मिक विभिन्नताओं और लालन पालन के विभिन्नताओं के बावजूद भी। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameswaram temple। और इवन रामानंद शास्त्री जो थे वो तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? रामेश्वरम टेम्पल के जो हेड पुजारी थे, सबसे बड़े पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल के, वहाँ के वो हेड प्रिस्ट थे, सबसे बड़े पुजारी थे, और उनके बेटे थे रामानंद शास्त्री। उसके बावजूद भी हम लोगों के बीच ऐसी कोई बात नहीं थी। और लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में उन्होंने अपने पिताजी से उस मंदिर की जो प्रिस्टहुड है रामानंद शास्त्री ने उन्होंने ली। देखिए ये एक सीन है, इसकी भी चर्चा हम जस्ट आगे करेंगे। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ, तो रामानंद शास्त्री ने क्या किया कि वो अपने पिताजी से प्रिस्टहुड ले लिया रामेश्वरम टेम्पल का। अरविंदन वो अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स यानी जो तीर्थयात्री होते थे वहाँ पर आते थे घूमने के लिए, उनके लिए ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने के बिजनेस में वो चला गया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। और साउदर्न रेलवेज के लिए वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर यानी खाने पीने का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो ठेकेदार होता है, शिव प्रकाशन वही बन गया। During the annual Sri Sitaram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site, situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house। कहता है कि एनुअल जो एक फंक्शन होता था श्री राम सीताराम कल्याण सेरेमनी,
ये एक तरह से राम और सीता के लाइफ को वहाँ पर डिनोट किया जाता था एक्ट करके। तो उसमें हमारा फैमिली क्या करता था, अरेंज किया करता था किस चीज़ों को, बोट्स को, है ना, बोट्स का अरेंजमेंट, नाव का अरेंजमेंट वहाँ पर इनकी फैमिली किया करती थी। और एक खास प्लेटफॉर्म से आइडल्स यानी कि मूर्तियों को ढो करके ले जाने का काम, जो ईश्वर के मूर्ति हुआ करते थे, उसको मैरिज साइट पर, यहाँ जहाँ पर राम सीता का विवाह किया कराया जाता था, मतलब वो जो मैरिज साइट था वो कहाँ पर था, एक पॉन्ड के बिल्कुल बीचों बीच में था, जिसको राम तीर्थ कहा जाता था। ठीक है, उस राम तीर्थ पर उन मूर्तियों को ले जाने का काम इनके परिवार के द्वारा ही, बोट्स के द्वारा किया जाता था, विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि इनके घर के बिल्कुल नज़दीक भी था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. हमारे घरों में पैगंबरों की कहानियाँ, यानी मुस्लिम लोगों के जो देवता, मतलब उनके जो आइडियल माने जाते हैं, उनको प्रोफेट कहा जाता है, पैगंबर। और हिंदुओं में तो आप समझते ही हैं रामायण का क्या महत्व है। तो कहते हैं कि हमारे घरों में दादी माँ और माता जी के द्वारा रामायण और पैगंबर दोनों की ही कहानियाँ हम सब बच्चों को एक साथ घर में सुनाए जाते थे, बेड टाइम स्टोरीज के रूप में, है ना। वन डे when I was in the 5th standard at रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था, ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए शिक्षक हमारे क्लास में आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम, मैं एक कैप पहना करता था जो कि मुझे मुस्लिम का दर्जा दिलाता था, जो कि मुझे मुस्लिम की पहचान दिलाए रखता था। तो आप जानते हैं वो जालीदार टोपी मुस्लिम भाई लोग पहनते हैं। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा ही पहले बेंच पर रामानंद शास्त्री के साथ में उनके बगल में बैठा करता था। और हु वोर द सेक्रेड थ्रेड, अब सेक्रेड थ्रेड का मतलब आप कहें कि उसको जनेऊ बोलते हैं। देखिए इसी टोपी की बात अभी हमने की थी, है ना। तो रामानंद शास्त्री क्या पहना करते थे, जनेऊ। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रिस्ट सन सीटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, यहाँ स्टोमक का मतलब पचाना, बर्दाश्त नहीं कर पाए, है ना। नए टीचर को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक हिंदू प्रिस्ट का बेटा, हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉइट, हमारे सामाजिक मान्यताओं के हिसाब से, जब सामाजिक विभिन्नताओं के हिसाब से जब उस नए टीचर ने हम लोगों को देखा, तो आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, तो मुझे कहा गया कि उठो और तुम जाकर पिछले बेंच पर बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मैंने बहुत सैड फील किया। सो डिड रामानंद शास्त्री, और ऐसा ही रामानंद शास्त्री को भी हुआ, बहुत ही बुरा लगा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट, वो उस समय बहुत ही अधिक अपसेट, बहुत ही उदास, बहुत ही निराश महसूस कर रहे थे। एज आई शिफ्टेड माई सीट इन द लास्ट रो, जब मैं उठ करके पहले बेंच से आखिरी बेंच पर जा रहा था। और द इमेज ऑफ हिम वीपिंग, और आज भी व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट ए लास्टिंग इंप्रेशन ऑन मी, और आज भी वो इमेज उस रामानंद शास्त्री का, कि जब मैं उठ करके पहले बेंच से आखिरी बेंच पर जा रहा था, तो वो मुझे देख करके जो रो रहा था, उस इमेज ने मेरे 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 ऊपर आज भी एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ करके रखा है। यानी उसके लिए मेरे दिल में हमेशा ही एक प्यार और सम्मान का भाव हमेशा बना करके रख दिया है। आज भी वो सीन इन्हें याद है। आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और हम सब अपने अपने घर गए और अपने अपने माता पिता को इन सारी घटनाओं के बारे में बताया। लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मण शास्त्री, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जो पृष्ठ थे, हेड पृष्ठ थे रामेश्वरम टेम्पल के, उन्होंने उस टीचर को बुलाया और इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। उन्होंने उस शिक्षक से कहा कि आप इन बच्चों के बीच में सामाजिक असमानता और कम्युनल इंटॉलरेंस, यानी धार्मिक जो इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, यानी धर्म के नाम पर बच्चों के बीच में जो भेदभाव की भावना है, एक दूसरे को नीची नज़र से देखने की भावना है, ये इन इनोसेंट बच्चों के दिमाग में मत डालिए आप। और मतलब ये निर्दोष जो बच्चे हैं, ये स्वच्छंद बच्चे हैं, इनके दिल में आप इस तरह के नफरत का और भेदभाव का बीज आप मत डालिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or to quit the school and the island. उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली उस टीचर से कहा कि या तो आप एपोलोजाइज कीजिए, एपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, है ना, क्षमा मांगना। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। या तो आप इन बच्चों से अपने उस व्यवहार के लिए क्षमा मांगिए, या तो आप स्कूल और आइलैंड दोनों को छोड़कर चले जाइए। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना सिर्फ टीचर ने अपने बिहेवियर पर रिग्रेट किया, मतलब पछतावा हुआ उनको, है ना,
पछतावा होना, रिग्रेट का मतलब पछतावा होना, और ना बल्कि द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर। और एक मजबूत विश्वास, ओपिनियन है ना, इन चीज़ों के भीतर, उनका उस टीचर के भीतर भी पैदा हुआ, और लक्ष्मण शास्त्री के द्वारा उस टीचर को रिफॉर्म कर दिया गया। यानी उसकी जो कट्टरवादी सोच या फिर यूँ कहें कि संकुचित विचारधारा को उन्होंने एक विस्तृत विचार बनाने का काम किया, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके उनका विचार बनाया। ये देखिए, है ना, यही मेरे हिसाब से लग रहा है कि उस टीचर को डिनोट किया गया होगा। और ये अब्दुल कलाम और रामानंद शास्त्री एक साथ बैठने की ये दृश्य रही होगी। देखिए, कहता है ऑन द होल, कुल मिलाकर द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुल मिलाकर रामेश्वरम का जो छोटा सा सोसाइटी था, वो सब अलग अलग धर्मों के अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बावजूद भी सब एक साथ हो मिल करके वहाँ रहते थे। However, my science teacher Subramaniam Iyer, through an orthodox Hindu Brahmin family with a conservative wife, हालांकि हमारे जो साइंस टीचर थे सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार से आया करते थे, और लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही संकुचित विचारों वाली थी। वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल, वो कुछ रेबल टाइप की थी, यानी वो कुछ विद्रोही टाइप की महिला थी। इस तरह की महिला थी कि वो सामाजिक भेदभाव को मानती थी, वो अपने चीज़ों में अधिक विश्वास, दूसरे को नेग्लेक्ट करना, इस तरह की वो महिला थी। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on the par with the highly educated people of the big cities. वो कहते थे कि उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की कि वो सामाजिक बंधनों को तोड़ने की, और ताकि लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड से आएँ और एक साथ मिंगल हो सके। मिंगल का मतलब घुल मिल सके, है ना, मिंगल का मतलब एक साथ घुल मिल सके। उन्होंने बहुत कोशिश की कि लोगों के बीच की जो सामाजिक बैरियर्स है उसे तोड़ा जाए। और वो घंटों हमारे साथ बिताया करते थे और हमें कहा करते थे कि कलाम, मैं चाहता हूँ तुम्हें डेवलप करना, ताकि तुम उन हाईली एजुकेटेड पीपल जो हैं शहरों के, उनके साथ तुम कंधे से कंधे मिलाकर बैठ सको, उनके साथ तुम चल सको, उनके बराबरी में तुम आ सको, इसलिए मैं तुम्हें डेवलप करना चाहता हूँ। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। वो इस बात को लेकर के बहुत डरी हुई थी कि एक मुस्लिम लड़का मेरे घर में आएगा खाना खाने के लिए, वो भी मेरे इस धार्मिक रूप से शुद्ध किचन में, यहाँ पर आकर के वो बच्चा खाना खाएगा। अरे रे बाप रे बाप, बड़ी मुश्किल है भैया। तो उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी इस बात को लेकर। सी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उसने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपने किचन में उस बच्चे को खाना नहीं खिलाऊंगी। सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट डिस्टर्ब्ड। सुब्रमण्यम अय्यर इस बात से लेकर के बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, गुस्से में नहीं आए। नॉर डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ, और ना ही वो अपनी पत्नी से गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि चलो वो अपने विचारों से बधी हुई है तो उसे उसके विचारों को बदलते हैं धीरे धीरे। बट इंस्टीड सर्व्ड मी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि मुझे अपने हाथों से उन्होंने खाना खिलाया। इन हिज विद हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और मेरे ही बगल में वो भी बैठ गए अपना खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन, और उनकी पत्नी हम लोगों को किचन के पीछे से ही देख रही थी, किचन से ही वो पीछे से देख रही थी। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. मुझे नहीं पता कि मुझे आश्चर्य होता है कि शायद ही उसने कोई डिफरेंस हम लोगों के तरीके में गौर किया हो कि मैं किस प्रकार से राइस खा रहा था, पानी पी रहा था, और खाना खाने के बाद जिस तरीके से हमने फ्लोर को साफ़ किया है, इन तरीकों में शायद ही कोई डिफरेंस हमारे और मेरे सर के बीच में था। तो इसको उनकी पत्नी ने क्या गौर किया मुझे नहीं पता। When I was leaving the house, सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again next weekend. और जब मैं घर से जा रहा था तो सुब्रमण्यम अय्यर सर ने मुझे दोबारा से इनवाइट किया कि अगले वीकेंड पर, अगले सप्ताहांत पर, अगले वीक के लास्ट में फिर से तुम आना एक बार और डिनर करने के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरे हेजिटेशन को, मेरे हिचकिचाहट को ऑब्जर्व करते हुए, गौर करते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा उदास मत हो। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। जब आप एक बार सिस्टम को चेंज करने का डिसीजन कर लेते हैं तो ऐसी समस्याओं का सामना तो आम बात है, ऐसी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। When I visited his house the next week, जब मैं उनके घर अगले सप्ताह फिर से गया तो सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी took me inside her kitchen, वो मुझे अपने किचन में ले गई and served me food with her own hands, और उन्होंने भी, सुब्रमण्यम अय्यर सर की पत्नी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने का काम किया। The Second World War was over and India's freedom was imminent.
दूसरा वर्ल्ड वॉर अब समाप्त हो चुका था और भारत की आज़ादी अब प्रखर थी, मतलब अब बिल्कुल सामने थी। और गांधी जी ने डिक्लेयर किया, उन्होंने घोषणा की, इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया, कि भारतीय अब अपना भारत खुद बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, और पूरा देश, पूरा भारत एक कहे कि एक अलग प्रकार का आशावादिता से भर गया था। पूरे देश में एक आशा की एक नई ऊर्जा का एक संचार हो गया था। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन द रामनाथपुरम। और मैंने अपने पिताजी से परमिशन ली, मैंने उनसे आज्ञा ली कि मुझे रामेश्वरम छोड़कर अब मुझे डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम में जाकर के पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तो ये वो सीन है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, सुब्रमण्यम अय्यर, अब्दुल कलाम और ये उनकी पत्नी, जो कि बिल्कुल चेंज होने के बाद अपने हाथों से खाना खिला रही थी। और ये देखिए लास्ट पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन पैराग्राफ है, इसको ध्यान देंगे। ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, वो मुझे सोचते हुए बोले, बड़ी गंभीरता से सोचते हुए बोले कि अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें दूर जाना ही पड़ेगा ग्रो करने के लिए। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या सीगल सूर्य के विपरीत नहीं उड़ती? एलोन, अकेले, एंड विदाउट अ नेस्ट, बिना किसी घोंसले के। तो क्या सीगल सूर्य के विपरीत उड़ती है, सूर्य के सामने उड़ती है, और अकेले और विदाउट एनी नेस्ट वो उड़ती है? ही कोटेड खलील गिब्रान, खलील गिब्रान एक बहुत बड़े पोएट राइटर थे। उनके स्टेटमेंट को उन्होंने उनकी माँ के सामने रखा, उनकी हिचकती हुई माँ के सामने रखा, हेजिटेंट मदर के सामने रखा, कि इनकी माँ बहुत डर रही थी कि नहीं मेरा बेटा है, अकेले कहाँ जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। तो उसको, उसके सामने में उसके पिताजी उनके खलील गिब्रान साहब के स्टेटमेंट्स को रखते हैं। क्या स्टेटमेंट है कि योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डाउटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो अपने जीवन की जो इच्छाएं हैं, वो बच्चों के खुद की जो अपने जीवन की इच्छाएं हैं, वो उनके बेटे बेटियां हैं। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। इस स्टेटमेंट को समझिए। थ्रो यू का मतलब होता है, थ्रो का मतलब होता है से होकर, है ना, मतलब वो तुमसे होकर आए हैं, है ना, तुमसे होकर आए हैं, लेकिन तुम ही से नहीं आए हैं। यानी तुमसे वो पैदा नहीं हुए, वो तुम एक जरिया थी जिसके माध्यम से वो बच्चे इस दुनिया में आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि तुमने ही उसको कंप्लीट रूप से जन्म दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ईश्वर की संतान है। वो गॉड हैज़ सेंट हिम ऑन द अर्थ टू फॉर एनी स्पेशल पर्पस, फॉर ए दिस बॉय हैज़ हिज ओन लाइफ्स लॉन्गिंग। इस बच्चे को अपने जीवन की भी कुछ इच्छाएं हैं, इसका अपना एम है, इसके अपने सोच है, इसके अपने सपने हैं। ये उस सपनों के बेटे बेटियां हैं। इसे उस सपने को पूरा अधिकार है कि वो इस सपने को, अपने सपने को पूरा करे। तो वो तुमसे होकर आए हैं, लेकिन वो तुम्ही से आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। आप उस बच्चे को अपने प्यार दीजिए, मगर अपने विचार उस पर थोपिए नहीं, क्योंकि उस बच्चे के पास अपना भी कुछ थॉट्स है। तो इसी बातों के साथ अब्दुल कलाम का ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। और ये विंग्स ऑफ फायर से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। इसके बारे में और भी अधिक आप पढ़ना हो तो आप विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही बेहतरीन किताब है, अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई, उसको आप पढ़ सकते हैं। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, आप उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सुन सकते हैं, है ना, यूट्यूब पर मौजूद है। गुलजार साहब ने उसको अपनी आवाज़ में सुनाया है। उसको आप खोजेंगे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम बाय गुलजार, तो वो आपको आ जाएगा। 1 घंटे 10 मिनट का है, तो पूरा लगभग ऑलमोस्ट बातें उसमें कही जाती हैं, तो उसको आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये देखिए जहाँ पर बताया गया है कि कहाँ पर, है ना, रामनाथपुरम का एरिया किधर है। तो चलिए इस चीज़ को छोड़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो एंड keep watching, keep learning everybody, and chaliye at last thank you everyone to watch the whole video, and let us meet in the next video, all of you. Thank you so much for watching the whole video. Keep watching, keep learning.